एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। अभी गोयल साहब बोल रहे हैं कि ज़ीरो टैरिफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टू यूएस पॉसिबल फॉर इंडिया। वो जो बांग्लादेश से यूएस का एग्रीमेंट हो गया है कि वो उसको भेजेगा कपास मतलब रॉ कॉटन, और बांग्लादेश उसको ज़ीरो टैरिफ पे फिनिश गुड्स भेजेगा। तो उसमें अब ये लोग बोल रहे हैं कि इंडिया का भी वैसा हो सकता है, मतलब इज़ पॉसिबल, मतलब ऐसा नहीं है कि हो ही रहा है। और अभी तक ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है रिफ्यूजेस टू डिनाई क्लेम्स ऑन रशियन इंपोर्ट्स, तो क्या है ये तो अभी पता चलेगा। कल हम लोग डिस्कस किए थे कि नया वो बेस ईयर वाला आ गया है 2024 बेस ईयर का। उसमें आया है कि जो जनवरी में जो इन्फ्लेशन है वो 2.75 है। तो और इसको हम लोग जो पुराना बेस ईयर वाला है उसे अभी कंपेयर नहीं कर, कंपेयर बाद में आएगा वो, फिर एक्सपर्ट्स उसको बनाएंगे कैसे कंपेयर करना है, लेकिन अभी कंपेयर नहीं कर सकते। फिर इसमें कल हम लोग बात किए थे ऐसे कि जैसे नंबर ऑफ़ रूरल मार्केट्स कवर्ड वो 1181 से बढ़ के 1465 हो गया है। तो मार्केट थोड़ा एक्सपेंड किया, मतलब कहाँ से डेटा कवर होगा। फिर उसके बाद फूड का वेटेज कम हो गया, 45 से 36% हो गया है, और सर्विसेज बढ़ गया है 40 से 50, और जो गुड्स है वो 259 से 308 हो गया है। और एक यूएन स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न का वो एक नॉर्म है, उसको फॉलो करने वाला है, तो उससे इंडिया का जो सीपीआई है वो कंपेरेबल हो जाएगा दूसरे देशों के इसके सीपीआई से। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो है ये 2023-24 के हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद एडिटोरियल में दिया हुआ है कि फार्मर्स पल्स ओनली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर कैन इंश्योर फूड सिक्योरिटी। देखिए ये बात क्या है कि अभी जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें ऐसा बात आ रहा है कि पल्सेस का भी जो मार्केट है वो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ओपन किया है। तो अभी क्या है कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो हमारा प्रोडक्शन है वो 2.5 करोड़ टन्स का है, और हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो 3 करोड़ टन्स का है। तो कुछ इंपोर्ट होता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है जो पल्स का जो इंडस्ट्री है। जैसे फॉर एग्जांपल जो उसमें नहीं मेंशन किया हुआ है, एक तो जैसे यहाँ पे 2-3 मेंशन किया हुआ है कि जो एमएसपी प्रोक्योरमेंट है वो बहुत लिमिटेड है। उसके बाद ज़्यादा जो पल्सेस का जो प्रोडक्शन होता है वो रेन फेड एरियाज़ में होता है, तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो उतना ज़्यादा नहीं है। प्लस हमारा जो है राइस और वीट मोनोकल्चर पे फोकस है, तो उसके कारण जो ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले जहाँ पे पल्सेस का वो खेती होता था उसको हटा करके अब राइस और वीट वहाँ पे होने लगा है। फिर यहाँ पे है फोर्सिंग फार्मर्स टू सेल टू प्राइवेट ट्रेडर्स, क्योंकि उसका प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है रिगार्डलेस ऑफ द ऑफिशियल एमएसपी। मतलब एमएसपी ज़्यादा भी है लेकिन जो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया या कभी कम हो गया, उसके कारण जो फ्लक्चुएशन है प्राइस में, उसके कारण फोर्स वो होता है, सेलिंग होता है उनका, और ये एक विशेष साइकिल बन जाता है। फिर एक मिशन भी लाया था सरकार, और अब ये बोल रहा है कि जब मिशन था और उसके बाद फिर तुम उसको अगर इंपोर्ट कर रहे हो यूएस से तो मिशन से ओवरलैपिंग हो जाएगा, तो उसके ऊपर कुछ कंसर्न है। टू फेक टू बी गुड, वो जो आईटी अमेंडमेंट रूल्स लाया है 2026, कल हेडलाइन था उसका कि जो भी एआई जनरेटेड कंटेंट रहेगा उस पर आपको मतलब मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ ये एआई जनरेटेड है, क्योंकि अब ऐसा एआई जनरेटेड कंटेंट आ रहा है जो पता भी नहीं चलता कि वो एआई जनरेटेड है। तो ये याद रखिएगा कि आईटी रूल्स है 2000 का, उसके अंडर ये आईटी एक्ट है 2000 का, उसके अंडर ये रूल्स है, उसमें ये दिया हुआ है। इसमें एक सेफ हार्बर प्रिंसिपल का ही मेंशन किया हुआ है। उसमें बेसिकली क्या है ना कि जो बोलता है, सरकार बोलता है कि अगर हम आपको ऑर्डर देते हैं कि आप इतने घंटे में वो कंटेंट को टेक डाउन कर लो, हटा दो, तो वो हटा देगा, तो आप सेफ हार्बर में, मतलब आपको हम पेनलाइज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप वो सेफ हार्बर प्रिंसिपल के अंडर नहीं आते हो, और तब आप पेनलाइज हो जाओगे। मतलब जो इंटरमीडियरी है चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, व्हाट्सएप हो, वो फिर वो लायबल हो जाएगा उस कंटेंट के लिए। तो अगर सेफ हार्बर प्रिंसिपल बेसिकली है कि जो यूज़र जनरेटेड कंटेंट है उसके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो उसके लिए वो नहीं होता है लायबल। फिर वंदे मातरम पे अभी क्या हुआ कि वंदे मातरम पे आप जब वो बजेगा तो आपको खड़े होना है, जैसे आप पहले नेशनल एंथम के लिए होते थे। तो कुछ ये दिया हुआ है। हिडन कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन
इसमें दिया हुआ है कि जो कमीशन पे होता है एजेंट्स को, ब्रोकर्स को, उसके ऊपर कुछ कुछ दिया हुआ है और प्रीमियम से कंपेयर किया है। इस डबल इंजन गवर्नमेंट क्रूशल फॉर ग्रोथ, ये तो ऑब्वियस बात है कि भाई जो डबल इंजन गवर्नमेंट, ये तो एक तो टर्म ही क्या है डबल इंजन गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंजन नहीं है क्या ग्रोथ का? तो उसी पे कुछ है इसमें, कुछ कुछ ये दिए हुए हैं जो पॉलिटिकली जो वो आर्ग्यूमेंट ठीक, मतलब एग्ज़ाम के लिए ठीक नहीं है कि जैसे जो बीजेपी नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उनको जो फंडिंग है उसको ये लोग, जैसे बंगाल में क्या हुआ कि 3 महीने तक नरेगा का फंडिंग नहीं दिया गया, तो अब वो सब उस पर सब में नहीं जाना है। अ केस अगेंस्ट शांति एक्ट, ये शांति एक्ट आया था दिसंबर, ये जो हाँ दिसंबर जो सेशन हुआ था उसमें, जो विंटर सेशन बोलते हैं। तो क्या है की फीचर्स, तो 2-3 की फीचर्स है। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो है जो सप्लायर लाइबिलिटी है। सप्लायर लाइबिलिटी ये है कि अगर कोई न्यूक्लियर मेल्ट डाउन होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर अगर उसमें उस पर कुछ खराबी आता है, एक्सीडेंट होता है और अगर ये पाया जाता है कि जो न्यूक्लियर मेल्टडाउन हुआ है वो किसी फॉल्टी इक्विपमेंट के कारण हुआ है, तो उसका जो सप्लायर है उसको आप लायबल रख सकते हो। तो इस एक्ट में जो सप्लायर लायबिलिटी है उसको ख़त्म कर दिया गया है, पहला बात ये और दूसरा बात जो ओवरऑल लायबिलिटी है उसको कैप कर दिया गया है। उसको कैसे कैप किया है कि पहले तो बोला कि जो लार्जेस्ट जो होगा, मतलब इसमें ग्रेडेड दिया हुआ है कि इतना से इतना मेगावाट का है तो इतना लायबिलिटी होगा, इतना से इतना मेगावाट का है और उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो इतना लायबिलिटी होगा। तो वो कहीं 100 करोड़ से लेके 3000 करोड़ तक का लायबिलिटी बैठता है। उसके ऊपर फिर सेंटर का बोला कि ठीक है सेंटर ले लेगा लायबिलिटी, तो सेंटर कितना लेगा? तो वो लेगा 300 मिलियन स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक टाइप का करेंसी है जो यूज़ होता है आईएमएफ में उसका आता है अभी के करंट वैल्यू में लगभग 3900 करोड़। तो बेसिकली जो मैक्सिमम लायबिलिटी है किसी भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट का इस एक्ट के आने के बाद जो होगा वो 6900 करोड़ होगा। लेकिन यहाँ देखिए जो फुकुशिमा में 2011 में वो हुआ था, वो बोल रहा है कि जो फुकुशिमा एक्सीडेंट हुआ है उसमें जो लायबिलिटी है वो अराउंड 46 लाख करोड़ का है। और एक हुआ था चेरनोबिल डिज़ास्टर, उसका लायबिलिटी बोलता है कि 21 लाख करोड़ का है। और क्या लिखा है, इन एडिशन एन एरिया कंपेरेबल इन साइज टू गोवा कॉल्ड द चेरनोबिल एक्सक्लूसिव जोन हैज़ बीन आउट ऑफ बाउंड्स फॉर ह्यूमन सेटलमेंट फॉर 40 ईयर्स। तो जो लायबिलिटी हम लोग देख रहे हैं कि बनता है अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है उसका, और जो इंडिया का जो शांति एक्ट में दिया हुआ है वो उसके सामने नेग्लिजिबल है। जो यहाँ पे दिया हुआ है कि वो अराउंड 1% है। द टोटल अवेलेबल कंपनसेशन इज अनलाइकली टू रीच 1% ऑफ द पोटेंशियल डैमेज कॉज बाय मेजर है, मतलब 1% भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा शॉर्टकमिंग है। बाकी ये एक्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो कि प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले तो प्राइवेट एंटिटीज़ को अलाउ करेंगे। दूसरा वही कि जो लाइबिलिटी के ऊपर यहाँ पे एक दिया हुआ है राइट ऑफ रिकोर्स। तो इट ओमिट्स द राइट ऑफ रिकोर्स दैट अलाउड ऑपरेटर्स टू सू सप्लायर्स फॉर एक्सीडेंट्स कॉज बाय डिफेक्टिव इक्विपमेंट। तो गया वो अगर आपका डिफेक्टिव इक्विपमेंट, और इस आर्टिकल में ये भी दिया हुआ है कि ज़्यादातर जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हुए हैं वो फॉल्टी इक्विपमेंट्स के कारण हुए हैं। एक और जो है जो अभी इसको पढ़ के मेरे को समझ में आया कि पहले क्या था कि अगर जो CLNDA था उसमें आप दूसरे एक्ट्स के अंदर भी आप वो जो उसको चला रहे हैं और उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसका जो भी लायबिलिटी है उसमें दूसरे एक्ट में भी आप उसको सू कर सकते हैं। दूसरे एक्ट जैसे पहले IPC था, अब तो BNS है, अब वो नहीं कर सकते हो। अब जो ये एक्ट है उसी में बस कर सकते हो। तो एक ये बात है। ये डल लेक को ये लोग रिस्टोर कर रहे थे, बेसिकली उसमें कुछ 9000 फैमिलीज थे, उनको कहीं और रीसेटल करना था, तो उसको अभी ख़त्म कर दिया है कि वो नहीं करेंगे इन सीटू करेंगे कि अभी जो फैमिलीज़ है ना उनको एक इंटीग्रेटेड होल ऐसा बना देंगे कि वो डल लेक का ही पार्ट बन जाए। तो वही दिया हुआ है। ये वाला एक अच्छा दिया हुआ है, एज मल्टीलैटरलिज्म इरोड्स इंडिया मस्ट रिफ्रेम इट्स फॉरेन पॉलिसी। अभी जो हम बोलेंगे ना वो केवल इस आर्टिकल से, वो मेरा कोई
ऐसा ओपिनियन नहीं है। रीफ्रेमिंग फॉरेन पॉलिसी क्या बोल रही है कि इंडिया का जो पॉलिसी है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का, वो स्टार्ट कब हुआ, तो जब यूएन का उसमें जब यूएन को स्टैब्लिश कर रहे थे, वहाँ पे जब एग्रीमेंट, वो यूएन का जो वो था, जो बेसिक जो उसका चार्टर बोलते हैं, उसका वर्ड्स को, उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका वर्डिंग सब ये सब करने में इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल जो डिप्लोमेट्स थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और उनने इस तरह से उसको डिज़ाइन किया कि वो जो पुअर कंट्रीज़ हैं उन पे ज़्यादा मुश्किल ना हो, उनके पक्ष में इंडिया ने काम किया। तो इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वाज इट्स लीडरशिप एट द यूएनजीए ऑफ ग्लोबल साउथ। Its diplomats had unquestioned leadership मतलब of global south in negotiating its text which it used for global south, मतलब global south के मदद के लिए काम किया। फिर क्लाइमेट नेगोशिएशन जब हुआ तब भी इंडिया को ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा था। लेकिन 2010 के अराउंड क्या होता है कि चाइना का राइज होता है और जो इंडिया का इंटेलेक्चुअल लीडरशिप है उस पर वो उसको मतलब हैम्पर करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि इंडिया अपना इंटेलेक्चुअल लीडरशिप कहाँ दिखा रहा था, तो वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में दिखा रहा था, चाहे क्लाइमेट एक्शन हो, चाहे यूएन हो, यूएनएफसीसीसी है, यूएनसीबीडी है। अब वो सब पे मतलब वो सब अब थोड़ा कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप है वो इट हैज़ फेस्ड अ सेटबैक। फिर ये स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी आया कहाँ से? तो ये जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस विदरिंग अवे मतलब ख़त्म हो रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो इंडिया अपना लीडरशिप कहाँ दिखाएगा? क्योंकि इंडिया तो वहाँ पे दिखा रहा था, तो ग्लोबल साउथ का लीडरशिप अब दिखाएगा कहाँ? ये बोल रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है इट हैज़ लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस इन पोस्ट सोवियत एरा, मतलब 1991 के बाद। ड्यूरिंग विच मतलब ड्यूरिंग द सोवियत एरा 1945 टू 1999, ऐसे कोल्ड वॉर एरा होना चाहिए 1945 से 1991। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वॉज यूज्ड व्हेन इंडिया वाज लीडिंग द नैम। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी क्या था कि ना हम यूएस के पास जाएंगे, दोनों जो पावर ब्लॉक्स हैं, ना हम यूएस के क्लोज जाएंगे, ना हम यूएसएसआर के क्लोज जाएंगे, लेकिन हमें जब ज़रूरत पड़ेगा अपने नीड्स के हिसाब से हम दोनों को अप्रोच करेंगे। फिर वो माना जाता था लेकिन कि इंडिया जो है वो थोड़ा यूएसएसआर से लीनिंग के तरफ लीन करता है। फिर अभी क्या हुआ पोस्ट इसमें जो एक एग्जांपल इसमें यूज़ किया हुआ है कि 2017 में क्वाड ज्वाइन किया, फिर S-400 खरीदा रशिया से ओवर यूएस पैट्रियट। ये दोनों न्यूक्लियर, ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। तो जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो टर्म है इट हैज़ बिकम अ सेल्फ डिक्लेयर्ड आइडेंटिटी टू रैशनलाइज फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस। मतलब हम लोगों को जो मन कर रहा है, जो लगता है कि हाँ ये करना चाहिए, वो हम करते हैं और उसको बुलाते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब हम लोग रशिया के वॉर को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे तो उसको स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बोल देंगे। गाज़ा पे अगर इजराइल अटैक कर रहा है तो उसको बस बोलेंगे कि पीसफुल मीन्स होना चाहिए, उसको हम लोग बोल देंगे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। तो अब क्या हो गया है कि इंडिया इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय यूएस एनालिस्ट एज अ स्विंग स्टेट, मतलब कभी इधर आता है कभी उधर आता है, एंड एज नॉट बीइंग स्ट्रैटेजिकली ऑटोनोमस। फिर इंडिया का फिर ये लिखता है कि इंडिया को टैरिफ से अभी अटैक क्यों किया गया, क्योंकि यूएस को ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है वो एक दूसरा चाइना बन जाएगा, जो यूएस का जो हेजेमनी है उसको टारगेट करेगा। तो इसलिए वो और क्या कर रहा है कि इट इज़ ट्राइंग मोर स्ट्रांगली टू कीप इंडिया अवे फ्रॉम चाइना एंड रशिया देन एवर बिफोर। वो हमेशा से ट्राई करते ही रहा है, अब और ज़्यादा कर रहा है, और इस गवर्नमेंट के अंडर वो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जो ये गवर्नमेंट है वो थोड़ा लीनिंग है यूएस इजराइल की तरफ। फिर फॉरेन पॉलिसी ये बोल रहा है कि हम लोगों को रिफ्रेम करना चाहिए। वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बताता है कि इंडिया का एडवांटेज क्या है। तो इंडिया का एडवांटेज है इट्स यंग पॉपुलेशन, और ये इंडिया को मदद कर सकता है साइबर सुपर पावर बनने में। लेकिन इसके लिए इंडिया को चाहिए कि टेक्नोलॉजिकल रिलेशंस मेंटेन करे यूएस, रशिया, चाइना के साथ, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करते रहे। तो ये करेगा कैसे? जो रिफ्रेमिंग, जो फॉरेन पॉलिसी को रिफ्रेम करेगा वो करेगा कैसे? तो सबसे पहले चाइना क्या किया कि वो हल्ला नहीं किया, वो अपना जो काम करना था वो करते रहा, और फिर अचानक से वर्ल्ड स्टेज पे आ गया कि देखो हम लोग पूरा, इस आर्टिकल में दिया हुआ है कि 120 कंट्रीज़ का वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो वही बोल रहा है कि इंडिया शुड बिल्ड इट्स टाइम, मेंटेन लो प्रोफाइल एंड डेवलप इंडोजिनस
इंडिजिनस होगा। कैपेबिलिटीज़, इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ मतलब जो इंडिया में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने तेजस को डिज़ाइन किया, या हमारा जो इसरो है, या जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये सब इंडिजिनस है। फिर प्रायोरिटाइज ट्रेड डिप्लोमेसी बाय डाइवर्सिफाइंग इट्स एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। अभी हमारा जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन से, 4-5 हैं। यूएस है, चाइना है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ईयू है। तो बोल रहा है कि हम लोगों को लैटिन अमेरिका पे और अफ्रीका में हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। फिर हम लोगों को नया टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस रिलेशंस रशिया के साथ डेवलप करना चाहिए, और चाइना को अलाउ करना चाहिए कि हमारे में, मतलब इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, और हम लोग चाइना के साथ मिल के मैन्युफैक्चरिंग करें। फिर जो पाकिस्तान का जो हमारे साथ रिलेशन है, उसको हम लोग एक फॉरेन पॉलिसी इशू की तरह ट्रीट करें, ना कि एक सिक्योरिटी चैलेंज। उसके बाद बोल रहा है कि ब्रिक्स का जो अब हम लोग चेयर हो गए हैं, मतलब इंडिया के पास चेयर है, जो प्रेसिडेंट है, मतलब वो हेड करेगा अभी ब्रिक्स को। उसका कोई वो नहीं होता, परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है ब्रिक्स का, वो रोटेटिंग होता है, हर साल एक नया वो बन जाता है। तो वो बोल रहा है कि ब्रिक्स को एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का बॉडी की तरह प्रोजेक्ट करें, ना कि एक पॉलिटिकल मल्टीलैटरल बॉडी के तौर पर। तो ये आर्टिकल का जिस्ट है, बढ़िया आर्टिकल है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। बेसिकली ये बता रहा है कि एक जो मल्टीलैटरलिज्म जब खराब हो रहा है, जब टूट रहा है, तो उसमें इंडिया को करना क्या चाहिए। फिर MEA डिक्लाइंस टू डिनाई यूएस क्लेम्स, ये तो अभी देखें। मैन बिहाइंड हिमंता वीडियो स्टार्ट्स न्यू स्ट्रीम, ये बंदा जिसने वो बनाया था वीडियो, वो अब एक नया यूट्यूब चैनल बना लिया है। ये साइमल्टेनियस पोल्स डू नॉट वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है BR गवई, इन्होंने बोला है कि जो 129th अमेंडमेंट बिल है, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया केशव नंदा भारती में, उसको वायलेट नहीं करता है। क्यों? तो इसका ये जो वो देते हैं कि सिंस इंस्ट्रूमेंट सच एज द नो कॉन्फिडेंस मोशन रिमेन इंटैक्ट, जस्टिस गवई सेड देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन अकाउंटेबिलिटी ऑफ द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स। अब अभी तक 6 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इंक्लूडिंग प्रीवियस CJIs हैव, मतलब उनने डिपोज किया है इस कमेटी के सामने, जो कमेटी अभी उस बिल को देख रही है। उसमें हैं जस्टिस रंजन गोगोई, DY चंद्रचूड़, JS खेहर और अब जस्टिस गवई। ये लोग बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप साइमल्टेनियस इलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन 2 ऐसे जस्टिस हैं, उनका नाम है जस्टिस खन्ना और एक है Justice Lalit, UU Lalit, had said that the legislation in its present form will not withstand a legal challenge in Supreme Court. Justice Khanna said that it is open to question as violating and offending the basic structure of the Constitution. अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में तो है नहीं, ये तो एक जुडिशियल वो है, इन्वेंशन है, और वो कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइंड भी नहीं है कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ ये है या नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ही बताता है हर केस में कि अच्छा ये भी हो सकता है। जैसे पहले उसने बोला कि ये ठीक है, फंडामेंटल राइट्स होगा या नहीं होगा, फंडामेंटल राइट्स में कौन सा राइट होगा, सेकुलरिज्म होगा कि नहीं होगा, फेडरलिज्म होगा कि नहीं होगा, तो एक एक करके बताते गए ना। तो आप साइमल्टेनियस इलेक्शन तुम करवा रहे हो, तुम ऐसा एक्ट लाओगे, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमको जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेचर से तुमको उसका जो टेन्योर है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, और ये करना पड़ेगा कि किसी एक बॉडी से उसको हम लोग साथ वो कर देंगे, बांध देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लोकसभा डिसॉल्व होता है तो बाकी स्टेट लेजिस्लेचर्स भी डिसॉल्व हो जाएंगे, या अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व होता है बीच में, मिडवे 5 साल के पहले, तो जो उसके बाद जो वो बनेगा लेजिस्लेचर जो कॉन्स्टिट्यूट होगा इलेक्शन के बाद, वो उतना ही ड्यूरेशन के लिए रहेगा जब वो ओवरऑल जो वो 5 साल था, जो उसका पुराना वाला जो लेजिस्लेचर था वो जब तक रहता। तो ऐसा कुछ अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। तो वो सब के कारण ये बात हो रहा है कि ये जो है जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट करता है कि नहीं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब स्टार्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, तब तो साथ में ही चल रहा था चुनाव। उसमें फिर 1967 में कुछ 1967 या उसके जैसे 1959 में फॉर एग्जांपल जो केरला था उसका जो सरकार था उसको हटा दिया गया था। तो ऐसे करके धीरे धीरे फिर नए स्टेट्स बनते गए, तो अलग अलग ये डेट बदलते गया। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से पैसा बच जाएगा या समय बच जाएगा, या ये बोल रहे हैं कि पॉलिसी पैरालाइसिस होता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि हर स्टेट में चुनाव होता है
और उसके कारण हम लोग पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसा थोड़ी है कि रोज़ ही चुनाव चल रहा है कि हर 6 महीने में, तुम बीच में तो तुमको टाइम मिलता ही है, तुम उसमें अनाउंस कर ही सकते हो। होगा क्या इससे कि जो रीजनल वो है ना डिमांड्स, जो मतलब जैसे वेस्ट बंगाल में फॉर एग्जांपल अगर कोई चुनाव होता है तो वो वेस्ट बंगाल के मुद्दों पे लड़ा जाता है। अब वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन वैसा होना चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा कि पूरे देश में अगर चुनाव चल रहा है तो जो ऊपर जो चुनाव चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टी एक्स पार्टी का हवा चल रहा है कि हाँ वो जीतने वाला है, तो हर स्टेट में वो जीत जाएगा। जैसा पहले होता था कि कांग्रेस जीत रहा है तो हर स्टेट में ही जीत रहा है। 77 में जब कांग्रेस हारा तो हार ही गया, तो वो होने लगेगा, तो उसका एक थ्रेट है। फिर मोदी टू इनॉग्रेट न्यू पीएमओ, अब इन्होंने पीएमओ का नाम भी नया रखा है, सेवा तीर्थ, और जो नॉर्थ साउथ ब्लॉक थे उनका नाम कर दिया कर्तव्य भवन 1 और 2। सुप्रीम कोर्ट आज गवर्नमेंट वांगचुक एयरलाइंस कार क्रैश। ये एक टोबैको बैरन है कोई के मिश्रा, इनका बेटा ने कुछ लोगों को मार दिया, मारा नहीं मतलब क्रैश हो गया, तो उनको तुरंत बेल मिल गया विद इन आवर्स। फिर नेशन वाइड स्ट्राइक, ये ढेर सारा बिल के खिलाफ इन लोगों ने एक्ट्स के खिलाफ ये लाए थे प्रोटेस्ट, ये स्ट्राइक अनाउंस किया था। राहुल गांधी पे ये लोग एक सब्सटैंटिव मोशन लेके आ रहे हैं, ये जो है निशिकांत दुबे, कि उनको आजीवन बैन कर दिया जाए लोकसभा से। अब वो पता नहीं ये पॉसिबल है कि नहीं, लॉ में ऐसा है या नहीं कि ऐसा कोई, क्योंकि आज तक कभी हुआ नहीं है, तो देखा जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो करना है करो, राहुल गांधी बोल रहे हैं मेरे को डर नहीं लगता। अब जो गवर्नमेंट है वो बोल रहा है ओपोजिशन मिसलीड कर रहा है, और ओपोजिशन बोल रहा है कि गवर्नमेंट मिसलीड कर रहा है। अभी डीएसी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जिसको हेड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर, और कंफ्यूज मत होइएगा, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। डीएसी नोट देता है, उसके बाद फिर वो जाता है कैबिनेट में कि हमें ये जो भी खरीदना है जो, तो उसके बाद अभी ये नोट दिया है, इसके बाद फिर वो कैबिनेट में जाएगा। एक ये बोधन एआई नाम का एक ये स्टार्ट किया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाएगा भारत एडू एआई स्टैक टू इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। अब एआई का यूज़ एजुकेशन में होगा। 2 कुत्तों का ब्रीड है, थांगकुल हुई और कोम्बाई, इनको असम राइफल्स के डॉग स्क्वाड में इंट्रोड्यूस किया गया है। मॉनसून सेशन टू रिपोर्ट ऑन यूजीसी का जो रिप्लेसमेंट बिल है ना, एक विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025, इसके लिए अब मॉनसून सेशन तक उसको टाइम मिला है देखने के लिए। ये रिकवरी एजेंट्स कौन होते हैं, जो आपको फ़ोन करते हैं कि भाई तुम्हारा लोन बचा हुआ है जल्दी से चुका दो, तो उन लोगों के लिए कुछ ये लाया है, नॉर्म्स लाया है कि भाई तुम लोग ऐसे परेशान नहीं कर सकते लोगों को। निर्मला सीतारमन बोल रही है ग्रोथ साइंस इन्फ्लेशन एंड अचीवमेंट सेज फाइनेंस मिनिस्टर। बेसिकली ये बोल रही है कि जो ग्रोथ है और इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल कर लिया है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। अब देखिए, जो द मिडिल क्लास बास्केट बिटवीन 2013 फॉर 20 द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स, ये भी बोल रहे हैं कि जो मतलब जो फाइल करते हैं ना, वो 5.26 से 12.13 करोड़ हो गया है। तो आप ये भी कोई अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे देश में 140-150 करोड़ लोग हैं, उसमें अगर केवल 1200 मतलब 10% के ऊपर नीचे कुछ लोग अगर टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ये कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। उसको आपने 5% से बढ़ा के 10% कर दिया, तो कोई वैसा नहीं हो गया। दूसरा बात यह है कि आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में अगर एक होता है कि चलो भाई ठीक है, जो डिमांड है उतना सप्लाई है, और फिर आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, और दूसरा होता है कि आपका जो डिमांड है वही कम है और इसके कारण इन्फ्लेशन कम है, तो वो देखना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन है उसका कंट्रोल में रहने का कारण क्या है। और अगर अभी देखें तो अभी तो 2.75 आया है, लेकिन उसके पहले जो आरबीआई का जो वो है बैंड है 4 ± 2%, मतलब 2 to 6%, उसके तो नीचे ही था इन्फ्लेशन, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग।
और ये आज साइंस में इस पे दिया, ब्रेस्ट कैंसर पे दिया हुआ है कि इसके वेरियस सब टाइप्स होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, तो उसी पे हम नहीं पढ़े इसको। रीजनल में एक दिया हुआ है ये वाला कि MCD टू इन्फोर्स 15 पॉइंट एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है ना, ये जो अनाउंस होते हैं वो होते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, और इसमें ढेर सारे एक्ट्स हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ई वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, बैटरी वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, और ये सब फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे ना, उसमें एक PDF में वो दिया हुआ है, तो बनाया हुआ है उसको। तो पहले क्या था कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स था ना, वो 2016 में आया था, अभी उसको अमेंड करके 2026 वाला लाया है। तो इसमें कुछ चेंजेस हैं। सबसे पहला कि उसका जो एप्लीकेबिलिटी था ना, जो 2016 वाले का था, वो केवल अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंडर ही था, लेकिन अब अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज़ दोनों को वो कर लिया, इनकॉर्पोरेट कर लिया है। फिर वेस्ट सेग्रीगेशन में पहले बायोडिग्रेडेबल था, नॉन बायोडिग्रेडेबल था और डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट था। ये 3 कैटेगरीज बनाया हुआ था इस रूल के अंदर। अब वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट एंड स्पेशल केयर वेस्ट बन गया है, 4 कैटेगरी कर दिया है। फिर कोई वेस्ट हायरार्की नहीं था। अब क्या बोला है कि पहले प्रिवेंट करो, कि कम कर सकते हो तुम। फिर रिडक्शन की, भाई मतलब प्रिवेंशन मतलब हो ही ना, रिडक्शन मतलब कम हो, रीयूज़ मतलब अगर आप उसको फिर से इस्तेमाल कर सको, रिसाइकल मतलब आपको उसको फिर से कुछ ट्विक करके अगर आप यूज़ कर सको। फिर रिकवरी है। रिकवरी क्या होता है कि आपने एक बार वेस्ट हो गया कि हाँ ये वेस्ट है, उसमें कुछ वो कर सकते हो क्या कि कुछ वापस आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जो ई वेस्ट होता है, इसमें ढेर सारा ऐसा मेटल्स होता है, जैसे कैडमियम होता है, बहुत जो चिप्स होता है, उसमें गोल्ड यूज़ होता है, तो ये सब को रिकवर कर सकते हैं, फिर डिस्पोज कर दो। तो ये वाला जो है ना, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवरी, ये इसको बोलता है सर्कुलर इकोनॉमी। ये सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट है, और इसका अभी बहुत 2025 में भी मेंस में पूछा है सर्कुलर इकोनॉमी पे। फिर पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल इसमें नहीं है, नॉट स्पेसिफाइड मतलब नहीं है। इसमें इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फॉर नॉन कंप्लायंस, ये जो है ना इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फॉर नॉन कंप्लायंस, ये जो बाद में जो 2016 के बाद जो भी आए, जैसे बैटरी वेस्ट है ना, वो सब का जो रूल्स है उसमें ये दिया हुआ है। तो इसमें भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है। मॉनिटरिंग सिस्टम, नो सेंट्रल ऑनलाइन सिस्टम, सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन, रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग। ये पता नहीं कैसे क्यों दिया हुआ है, क्योंकि 2016 का जो नॉर्म जो वो है रूल है, उसमें भी एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो CPCB, वो जितने भी रूल्स हैं अलग अलग, उसमें एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जो CPCB उसको मेंटेन करता है। वो क्यों मेंटेन करता है कि उसमें क्या रूल्स का, अगर आप प्रॉपर जो बेयर उसका जो एक्ट है उसको अगर आप रूल्स को पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ है कि जैसे कोई उसको जनरेट करेगा वेस्ट को, जो डोमेस्टिक जो वेस्ट है, उसके बाद फिर उसको कोई रिसाइक जो कलेक्ट करेगा, तो कलेक्शन करने वाला, फिर उसको सेग्रीगेट करने वाला, उसको रिसाइकल करने वाला, जितने भी लोग उसको डिस्पोज करने वाला, जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व है, वो सबको रजिस्टर करना होगा। तो वो रजिस्टर करने, वो रजिस्ट्रेशन और उसको रिपोर्ट और ये सब के लिए एक सेंट्रलाइज पोर्टल है, वो कॉमन है, वो हर एक्ट रूल में है। फिर लैंडफिल यूज, सैनिटरी लैंडफिल स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड, लैंडफिल ओनली फॉर नॉन रिसाइक्लेबल, नॉन रिकवरेबल वेस्ट। सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है? एक होता है लैंडफिल कि गए वहाँ पे डंप किए और उसको भर दिए। सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है कि नॉन परमिएबल मटेरियल होता है, उसको पहले उसके नीचे बिछाया जाता है, उसके ऊपर और 2-3 लेयर डाला जाता है, ताकि, क्योंकि वेस्ट जो होता है ना उससे बहुत कुछ सीप होता है। अब जैसे क्या होगा कि बारिश होगा तो वो बारिश उसमें और कुछ जो वेस्ट में हार्मफुल केमिकल्स है वो सबको लेकर के वो नीचे चला जाएगा, और उससे ग्राउंड वाटर जो पोल्यूशन होने लगता है, वो कंटेमिनेशन हो जाता है। तो उसके लिए ये सैनिटरी लैंडफिल्स यूज़ करते हैं। अब लैंडफिल ओनली फॉर नॉन रिसाइक्लेबल, जो रिसाइकल नहीं हो सकते हैं, नॉन रिकवरेबल, जिसको कुछ रिकवर नहीं हो सकता है, उसका होगा। और ये लिया है, ये lawyerbit.com एक है, उसमें ये कंपैरिजन दिया हुआ था, मेरे को अच्छा लगा तो वहाँ से हम स्क्रीनशॉट ले लिए। कैबिनेट स्किल डेवलपमेंट, ये देखिए न्यूज़, 7 हेल्ड आफ्टर टीन स्टैब टू डेथ।
पता नहीं चाकू मार मार के लोग कैसे मार देते हैं इंसान को। ये एक हमारे हिस्टोरियन है एस इरफान हबीब, इन पे किसी ने डस्टबिन में पानी भर के फेंक दिया DU के इवेंट में। मैन किल्स नेबर, uproar after miscreant on mausoleum, attempts of being made. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है विल नॉट अलाउ एनीवन टू टच अरावलीज अंटिल एक्सपर्ट्स डिफाइन रेंज। वहाँ अभी भी इलीगल माइनिंग चल रहा होगा जो ये बोल रहे हैं विल नॉट अलाउ एनीवन टू टच। कैन हैव टू, अभी ये वाला जो है ना, ये देखिए तमिलनाडु कैन हैव 2 members ऑन पैनल टू चूज DGP। ये पैनल कहाँ से आया? तो ये पैनल आया यहाँ से, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब क्या हो रहा था कि जो DGP बन रहे थे ना लोग, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिविटी नहीं था, प्लस उनका सिक्योर वो नहीं था, टेन्योर नहीं था। अब क्या है कि आए 2 महीने में वो रिटायर हो गए, चले गए। तो उसमें क्या हुआ, एक 1996 में एक प्रकाश सिंह नाम के एक DGP थे उत्तर प्रदेश के, और BSF के DG थे। उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल किया आर्टिकल 32 में कि इशू ऑफ डायरेक्शंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फ्रेम अ न्यू पुलिस एक्ट ऑन द लाइंस ऑफ द मॉडल एक्ट ड्राफ्टेड बाय द नेशनल पुलिस। जो भी बेसिकली वो बोल रहे थे कि आप जो DGP को जो अपॉइंट करते हो ना, और उनको आप वो करो, उनके लिए कुछ डायरेक्शन दो कि ढंग से हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 और आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 मतलब डूइंग कंप्लीट जस्टिस, वो कुछ भी वो डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो इसके अंडर वो कुछ डायरेक्शंस दिया। पहला कि एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाओ, दैट एवरी स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट एक्सरसाइज अनवारंटेड इन्फ्लुएंस और प्रेशर ऑन द स्टेट पुलिस। उसके बाद फिर बोला कि जो DGP होगा शैल बी सिलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा, लेकिन फ्रॉम अमंग्स 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट हु हैव बीन एम्पैनल्ड फॉर प्रमोशन टू दैट रैंक बाय द UPSC। द DGP शुड हैव अ मिनिमम टेन्योर ऑफ 2 years। मतलब क्या होगा कि 6 महीना जब ऐसा होगा ना कि 6 महीने पहले वो रिटायर होने वाले होंगे, तो ये एक UPSC 3 जो टॉप स्टेट में जो टॉप IPS ऑफिसर्स होंगे 3, उनका एक वो बनाएगा कि मतलब ऐसा नहीं कि टॉप, वो नाम मांगेगा, और जो टॉप के जो भी 6, 7, 8, 10 जो भी होंगे उनमें से 3 को सेलेक्ट किया जाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगा कि भाई इनमें से कोई सेलेक्ट कर लो। फिर पुलिस ऑफिसर्स ऑन ऑपरेशनल ड्यूटीज़, जैसे कि SHO हो गए, SP, DIG, IG, ये लोग को भी बोला कि 2 साल का आप टेन्योर दो। फिर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर पुलिस। ये US में होता है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट के लिए है वो अलग है, इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो अलग है। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहला तो ये कि बर्डन घटेगा, और दूसरा क्या होता है कि कोई क्राइम हुआ है और उसमें अगर पता चल रहा है कोई क्राइम में कि यहाँ पे पुलिस का जो रोल था उसी पे क्वेश्चन उठ रहा है, तो ये जो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस है यही तो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस है, ये खुद के खिलाफ थोड़ी कुछ करेगा। मतलब समझ रहे हो ना कि यहाँ पे एक वो आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। उसके बाद पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनेगा कि ट्रांसफ़र, प्रमोशन, पोस्टिंग बिलो द रैंक ऑफ DSP। फिर एक पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनेगा टू लुक इनटू द कंप्लेंट्स अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर्स ऑफ एंड अप टू द रैंक ऑफ DSP। और एक और पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनेगा द रैंक ऑफ SP एंड अबव। तो ये प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, उसी के लिए ये जो तमिलनाडु में ये जो भी मंगाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी अगर पुलिस रिफॉर्म पे आता है क्वेश्चन तो ये वाला इम्पोर्टेंट जजमेंट है। अब क्रॉस जेंडर मसाज को ये मतलब बैन कर दिया है जम्मू में। चलिए आज के लिए तो इतना ही है, बाकी आपको अगर कोई डाउट हो तो मेरा वो है टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हो। और फिर कल मेरा हिस्ट्री का नया क्लास अपलोड होगा, वो उसमें होगा जो ट्राइबल अपराइजिंग्स और सिविल रिबिलियंस के ऊपर, और उसके बाद होगा रिवोल्ट ऑफ 1857, वो भी आप देख सकते हो। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।